एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ नंबर 1। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे इसमें लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर। कहीं न कहीं हर व्यक्ति इम्पैक्ट हो रहा है इससे। टमाटर 100 के पार हो चुके हैं और ऐसे में देश का बजट भी पेश होना है, तो इससे किस तरह की राहत मिलेगी और जो महंगाई बढ़ रही है इसके क्या कुछ रीजंस हैं। इन्हीं तमाम तरह बातें के लिए हमारे साथ खास हमारे केसीसी ग्रुप के संस्थापक और साथ ही आर्थिक मामलों के जानकार शरद कॉलेज। शरद कॉलेज, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू जी शरद कॉलेज, आपसे मेरा पहला सवाल है कि देश के बजट से ठीक पहले बढ़ती महंगाई को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अभी जब पीछे मॉनेटरी पॉलिसी आई थी और उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास साहब, उनकी अगर हमने ध्यान से बात सुनी होगी तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन को हम काफी हद तक टेम करने में सफल रहे हैं। हालांकि 4% रेंज से अभी भी वो बाहर है, क्योंकि 4.5, 4.5, 5 के बीच में है सीपीआई, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पर एक इन्फ्लेशन ने अभी भी परेशान कर रखा है, वो है फूड इन्फ्लेशन। इस फूड इन्फ्लेशन में दालें आती हैं, सब्जियां आती हैं, फल आते हैं। और अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूं तो जो आप थाली, आपकी किचन में जो थाली होती है, जो थाली बनती है, उसमें रोटी होती है, थोड़े चावल होते हैं, एक सब्जी होती है, एक दाल होती है, कुछ सलाद पड़ा होता है। तो ये थाली अभी भी महंगी बनी हुई है। और पीछे एक रिपोर्ट भी आई थी कि थाली का जो दाम है आम आदमी के लिए, वो पहले के मुकाबले अभी भी 10% के आसपास बढ़ गया है। तो फूड इन्फ्लेशन मुझे लग रहा है कि उसको काबू करना रिजर्व बैंक के लिए थोड़ा सा कठिन है। और ये उन्होंने स्वीकार भी किया है कि वो जिद्दी बनी हुई है, वो स्टबन है, वो एडमेंट है, वो इतनी आसानी से नीचे नहीं आ रही। इसीलिए रिजर्व बैंक ने अभी भी रिपो रेट, जिसको हम कहते हैं, वो नहीं घटाया है, क्योंकि रिपो रेट तभी घटाया जाता है जब महंगाई पूरी तरह से काबू में आ जाए। और हाल में अगर हम सब्जियों की बात करें तो टमाटर हो गया, प्याज हो गया, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, ऐसी सब्जियां हैं जो कि सब लोग नहीं भी खाते, उनके भी रेट, दाम जो है। और हैरानी की बात इसमें यह है कि हम अगर टमाटर का जिक्र करें तो टमाटर में देश के किसी भी हिस्से से, मान लीजिए महाराष्ट्र से टमाटर आ रहा है, किसान को टमाटर के 10-15 रुपए से ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। यही टमाटर जब ग्राहक के हाथ में आ रहा है तो 80 से 100 रुपए और कहीं कहीं तो 100 रुपए से भी ऊपर जा रहा है। तो ये क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है कि महंगाई का कारण ना केवल पीछे जो भयंकर गर्मी पड़ी है मई और जून में, इतनी गर्मी पड़ी है, बताया जा रहा है कि उससे बहुत फसलें सब्जियों की खराब हो गई और उन खराब होने की वजह से सप्लाई पर फर्क पड़ा और उसकी वजह से महंगाई, सब्जियां महंगी हो गई। और अगर ऐसा है तो फिर किसान को 10-15 रुपए क्यों मिलते हैं? और जब तक उधर किसान रोता है कि मुझे कम कीमत मिलती है, इधर ग्राहक रोता है कि मुझे ज्यादा कीमत मिलती है, तो मुझे लग रहा है महंगाई की जो जड़ है, वो जड़ कहीं जो सप्लाई चेन, जिसको हम बिचौलिए कहते हैं, वहां पर इसकी जड़ छुपी हुई है। कुछ हद तक मौसम की मार हो सकती है, ज्यादा गर्मी पड़ने से कुछ फसलें खराब हो जाती हैं, उसकी शॉर्टेज हो जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। अभी बरसात चल रही है, सारे देश में मानसून आया हुआ है, मानसून में असम में बाढ़ आई हुई है, कुछ जगह अभी और भी आगे मानसून बाकी है, हो सकता है कुछ और इलाके इनंडेट हो जाए, जिसकी वजह से कुछ फसलें खराब हो। और मुझे जो बहुत बड़ा कारण नजर आता है वो ये बिचौलियों में, क्योंकि किसान जाके मंडी में देता है, मंडी में आड़ती होते हैं, उसके बाद होल स्टॉकिस्ट होते हैं, फिर होलसेलर होते हैं, फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो अलग अलग जाता है, फिर उसके बाद रिटेल ठेली वाले, आप जहां से भी सब्जी लेके आते हैं। ये जो इतनी लंबी चेन है, कोई भी इस चेन में से व्यक्ति बिना मुनाफे के काम नहीं करता है। तो मुझे लगता है अगर सरकार को इस महंगाई पर अगर लगाम लगाना है, और महंगाई की जड़ जो कि मुझे पकड़ में आ रही है, और दूसरा बड़ा कारण होर्डिंग, जमाखोरी जिसको कहते हैं। जैसे ही दाम बढ़ने लगते हैं, बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जमाखोरी कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, उसको रख लेंगे गोदाम के गोदाम भरकर, और फिर जैसे कीमत बढ़ेगी तो उसको धीरे धीरे निकालते हैं, उससे और ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है। तो इन पर लगाम कसने की जरूरत है। ऐसा एक अर्थशास्त्री और वित्तीय एक्सपर्ट होने के नाते मेरा सुझाव है इस शो के माध्यम से आपके, कि जिन भी लोगों तक हमारा ये शो पहुंच रहा है, और ये संदेशा अगर पहुंच सके कि इन बिचौलियों की जो इतनी बड़ी चेन है, अगर इस चेन को कम कर दिया जाए, मेरा अपनी कैलकुलेशन कहती है
कि 50% सब्जी और दालें या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में, खासकर मैं सब्जी और फलों की बात करता हूं, वो 50% आपको कम होती यहां से दिखाई दे जाएंगी। जी शरद कौल जी, अगर हम बात करते हैं जब भी ऐसे फलों के दाम बढ़ते हैं, सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति भी इसमें शुरू हो जाती है। और वैसे भी खासकर हम बात करते हैं, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो देश में कहीं ना कहीं बजट की घड़ी है। ऐसे में महंगाई को लेकर जो एक सियासत है वो अपने चरम पर पड़ी हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पीछे जो इलेक्शन लड़े गए, जनरल इलेक्शन, वो 2-3 मुद्दों पर लड़े गए। विपक्ष की तरफ से आवाज आ रही थी, बेरोजगारी की बात होती थी, महंगाई की बात होती थी। ये शब्द बार बार सुनने में आता था, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, महंगाई है, आम आदमी त्रस्त है, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, आएगी नहीं, वगैरह वगैरह। ये सब नैरेटिव इलेक्शंस के दौरान चल रहा था। आगे मुझे लग रहा है बजट के ऊपर बहुत हद तक दारोमदार रहेगा, क्योंकि बजट आर्थिक लेखा जोखा साल का पूरे देश का रखता है सामने, और जो भी इसमें नीतियां, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो पॉलिसीज निर्धारित करती हैं कि देश में व्यापार, देश में जो आर्थिक संचालन है वो कैसे चलेगा, देश में जो अलग अलग व्यापार चलते हैं वो कैसे चलेंगे, इंडस्ट्री कैसे चलेगी और कृषि कैसे चलेगा। तो मुझे लग रहा है कि बजट में सरकार अगर ऐसे कुछ प्रावधान लाए जमाखोरी को रोकने के लिए, या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन इतनी लंबी है इसको कम करने के लिए, तो उससे काफी हद तक फर्क पड़ सकता है। दूसरा एक और कारण है कि हमारा जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अभी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। काफी काम किया गया है उसमें, मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया है, उसमें किया गया है, पर अभी भी इतना बड़ा देश है और दूर दराज में गांव है, वहां पर बहुत कुछ करा जाना बाकी है। क्योंकि आपकी सब्जी, कुछ सब्जियां, मान लीजिए टमाटर की बात करें, टमाटर बहुत ज्यादा दिन तक आप नहीं रख सकते, तो अगर हर गांव में वेयर हाउसिंग फैसिलिटी हो, कोल्ड स्टोरेज हो, तो उसको वहां स्टोर कर दिया जाए और जिस समय शॉर्टेज होती है उस समय उसको निकाल के डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो ये कीमतों पर लगान लगाने में बहुत हद तक सफल हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि बजट में जो अनाउंसमेंट्स होंगी कृषि क्षेत्र को लेकर, भारत जैसे देश का बजट हो और कृषि क्षेत्र का जिक्र ना हो, जहां पर 60 से 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है, तो मुझे लगता है बजट बिना कृषि के हो ही नहीं सकता। और सरकार ने जो कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा बनाने की कोशिश करी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली ई-नैम जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग पोर्टल बनाया है, उससे लेके और किसान सम्मान निधि, किसानों को पैसा पहुंचाना, बीजों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उर्वरक फर्टिलाइजरों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गई, इरिगेशन से संबंधित जो कदम हो गए, मुझे लग रहा है इस बजट में ये सब आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये किसानों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने तो GYAM की बात भी करी है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो अन्नदाता को उन्होंने अपनी 4 प्राथमिकताओं में लिया कि मेरे लिए केवल ये 4 जाति है, और अगर वो इसको जाति मान रहे हैं तो मुझे लगता है कि बजट जरूर ही इन समस्या, तो आप महंगाई पर सीधा लगाम डालना है 2 तरीके में। पहला, सीधा लगाम लगानी है आपने, तो आप बिचौलियों को, जमाखोरों को आप उन पे लगाम लगाइए और अपने सप्लाई चेन को दुरुस्त कर दीजिए, जिससे कि सब्जी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सके। दूसरा तरीका इसका यह है कि जो आप पॉलिसीज बना रहे हैं बजट में, वो पॉलिसीज आप इस प्रकार की बनाइए, किसानों की माली हालत, किसानों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, किसानों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर वो सुधरेगी। एमएसपी पर बार बार सवाल उठता रहता है। अब किसान एमएसपी मांगते हैं, और शायद कम लोग इसको जानते होंगे कि अगर पूरी एमएसपी जितने किसान मांगते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, पर अगर पूरी मांगते हैं शायद वो दे दी जाए तो एक तरफ महंगाई भी होती है। तो अगर सरकार पॉलिसीज बजट में बनाएगी तो उससे काफी हद तक मुझे लग रहा है महंगाई को अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से महंगाई पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। हालांकि मॉनसून खत्म होने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बरसातें जब खत्म होगी तो महंगाई अपने आप कूल डाउन होगी। आरबीआई ने भी अनुमान किया है कि महंगाई इस वित्तीय वर्ष एंड होते तक शायद हम 4.25-4.5% तक सीपीआई को ले आए। शरद कौल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जो मौसम की जो मार है, कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से बारिश लगातार हो रही है, तो इसको देखते हुए कहीं इनकी फसलें भी खराब हो रही है, तो इसके लिए सरकार को किस तरह के एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है, जिससे कि कहीं ना कहीं इन चीजों को एक नॉर्मल वे में लाया जा सके, रेट्स को लेकर के? देखिए, मौसम की मार हर साल पड़ती है, हर साल बाढ़ भी आती है, हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ की पानी, बरसात की शॉर्टेज होती है, सूखा भी पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी घटनाएं नहीं है जो कि पहली दफे होती है, जो साल ब साल जब से हमें आजादी मिली है, शायद ही कोई साल होगा, बीच में इक्का दुक्का साल होगा जहां पर कहीं बाढ़ ना आई हो, कहीं सूखा ना पड़ा हो। तो जब जो चीज, जो घटना हर साल घटनी है, उसके लिए एक अंग्रेजी में शब्द होता है प्रिपेयर्डनेस,
ये प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है। बहुत सारी तैयारी की जाती है, सेंट्रल वाटर कमीशन है वो फोरकास्ट करता है, जिन जिन इलाकों में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बाढ़ आने वाली है वहां पर किसानों को हिदायत दी जाती है कि आप ऐसी फसल उगाइए जो कि बरसात के मौसम से पहले मटीरियलाइज हो जाए, और जिन फसलों में पानी आने का डर होता है उन फसलों को आप उतने पीरियड में मत लगाइए जिससे आपका नुकसान ना हो, और उसकी भरपाई सरकार अलग अलग प्रकार से करती रहती है। और सबसे बड़ी भरपाई मुझे लगता है कि किसान सम्मान निधि जो 2,000 रुपए की किस्त किसानों के खाते में डाली जाती है, पिछले लगातार कई दुमाही बीत चुके हैं, कई क्वार्टर बीत चुके हैं जिसमें ये डाली जा रही है। तो ये सरकार का एक मदद करने का तरीका है कि आपको हम सरकार आर्थिक मदद करेगी, क्योंकि आप जो जुलाई अगस्त सितंबर का या जून जुलाई अगस्त सितंबर का जो 3-4 महीने का ये पीरियड होता है जिसमें बरसात ज्यादा होती है, तो उन दिनों में आप ना करें, या उन दिनों में आप खेती ऐसी चीज की करें जो कि जिससे ज्यादा नुकसान ना हो, कि अगर बाढ़ आई तो आपका नुकसान ना हो। तो इसके लिए मुझे लग रहा है क्रॉप इंश्योरेंस भी एक तरीका है जो बहुत सारे किसान भाई हमारे नहीं करते, उनको क्रॉप इंश्योरेंस कराना चाहिए कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। पर ऑल्टरनेट एग्रीकल्चर का मैं यहाँ जरूर सलाह देना चाहूंगा कि बजाय खाली धान और गेहूं पर ज्यादातर देश के किसान, खासकर अगर नॉर्थ सेंट्रल इंडिया की हम बात करें और जो हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इस बेल्ट की बात करें तो ज्यादातर धान पर, गेहूं पर वो निर्भर है। तो मुझे लगता है मिलेट्स है और जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ड्राई फ्रूट्स के क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो किसानों को कम जानकारी होने की वजह से, और ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी ड्यूटी बनती है और भी जितनी कृषि क्षेत्र की संस्थाएं हैं वो गांव-गांव जाकर अगर किसानों को शिक्षित करती भी हैं, पर मुझे लग रहा है अभी भी कहीं एक गैप है जिसकी वजह से किसानों को जानकारी नहीं मिल पाती कि आप फसल, अगर आपका नुकसान हो रहा है और आप बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं तो आप दूसरी फसल लगाइए, आप ऐसी फसल लगाइए जिसके दाम अच्छे मिलते हैं। मान लीजिए काजू की लगा ली आपने, बादाम की लगा ली, तो आप जानते हैं काजू बादाम के दाम, यही अगर आप गेहूं चावल पे ही अटके रहेंगे, मैं ये नहीं कहता कि गेहूं चावल उगाने बंद कर देने चाहिए, तो अन्न है, स्टेपल फूड है और लोगों को अन्न कहां से मिलेगा, पर कम से कम उस नुकसान की भरपाई इन कमर्शियल क्रॉप्स के जरिए हो सकती है। वो मुझे लग रहा है कि अगर सरकार ये शिक्षित करे जाके किसानों को, उनका माइंडसेट चेंज करे जिससे कि वो बाकी ऑल्टरनेट फार्मिंग की तरफ जाएंगे, तो उससे काफी हद तक किसानों की इकोनॉमिक कंडीशन सुधर सकती है। बाकी बाढ़ और सूखे को प्राकृतिक आपदाएं रोकना संभव नहीं है, और आई एम श्योर कि सरकार भी इससे सीख लेती है हर साल, और हमारे किसान भाई भी इससे सीख लेते हैं और स्वयं कोई ना कोई रास्ता निकल के आता है। जी, शहीद कॉलेज आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साझा करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।